केजरीवाल को उत्तर प्रदेश की जनता कहीं गिनती नहीं है और न ही किसी जगह उनके 2-4% वोट्स हैं। हाँ, एक राजनीतिक पार्टी है, वो चुनाव में अपनी हिस्सेदारी करना चाहती है, अपना समर्थन चाहती है, अपना नाम चाहती है, वो गठबंधन में शामिल हो सकती है। केजरीवाल का कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में न था, न है और न होना। अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि भय का माहौल है, तो 100% भय का माहौल है, लेकिन किसके अंदर है? उनके पूर्व विधायकों के, उनके माननीयों के, उनके द्वारा पाले हुए चमचों के, उनके द्वारा संरक्षित अपराधियों के, उन्हीं के अंदर तो भय का माहौल है। बाकी तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकार हैं, आप अच्छे पत्रकार हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की किसी भी गली में किसी का भी इंटरव्यू ले लीजिए। रात को 12 बजे 1 बजे लड़कियां नाइट शिफ्ट करके नोएडा में निकल रही हैं। बता दीजिए कहाँ पे भय का माहौल है? एक ऐसी हवा जो आदित्यनाथ जी के यहाँ से चलेगी, जो पूरे उत्तर प्रदेश को भगवामय करते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार की हैट्रिक बनाएगी। और हवा इतनी तेज है कि योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ से उठा करके दिल्ली तक ले आएगी। डॉक्टर साहब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दो रणनीतियां जो है वो चर्चा में है। योगी आदित्यनाथ का महिला सुरक्षा के मुद्दे को विधानसभा में उठाना और गेस्ट हाउस कांड को गिनाना, और अखिलेश यादव का पीडीए के मुद्दे को लेकर लगातार चलना और अन्य पार्टियों को अपने साथ जोड़ना, और अभी नया नवेला जो आम आदमी पार्टी का समाजवादी पार्टी को समर्थन आया है। इससे क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या चीजें बदल रही हैं? इन दोनों रणनीतियों को किस तरह से देख? उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो हम्म, पूरी तरह से महिला सुरक्षा, हम्म, विकास हम्म, के साथ साथ हम्म, एक चेहरा आदित्यनाथ जी के इर्द गिर्द घूमेगा। हम्म, आप चाहे प्रोपगंडा जितना भी स्थापित हम्म, कर लें, हम्म, आदित्यनाथ जी हम्म, वर्सेस आल। हम्म, और आल का मतलब हम्म, सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ हम्म, भारतीय जनता पार्टी का भी एक वो समूह जो आदित्यनाथ जी को पसंद नहीं करता है। हम्म, उन सबके वर्सेस चुनाव होना है। हम्म, और जनता जो है व्यक्तिगत रूप से हम्म, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा हम्म, के साथ साथ सुरक्षा में महिला सुरक्षा भी, हम्म, उद्योगों की सुरक्षा भी, हम्म, व्यापारियों की सुरक्षा भी हम्म, और जनमानस की भी सुरक्षा भी, हम्म, इन सब की जो है हम्म, देखते हुए आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता एक तरफ से हम्म, चुनने को तैयार बैठी हुई है। हम्म, तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो पीडीए वर्सेज बीजेपी नहीं होना हम्म, है, वो योगी आदित्यनाथ वर्सेज आल होना हम्म, है और हम्म, जनता आदित्यनाथ के साथ है। हम्म। मगर 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी साथ में आई तो बहुत बड़ा जो दलित वोट था एक चंक में समाजवादी पार्टी के साथ उस गठबंधन के साथ हो लिया। अब एक नया गणित जो केजरीवाल के रूप में इनके साथ आ रहा है, और कहना कि हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे। इनके आने से क्या होता है? कुछ लोग जो इनके समर्थक है बड़े उत्साहित में होने के बाद कह रहे हैं कि अब तो एक कट्टर ईमानदार आए हैं, अब तो बुलडोजर का सफाया हो जाएगा। पहली चीज तो यह है कि हाँ। उत्तर प्रदेश में केजरीवाल जी जीरो। हम्म, उत्तर प्रदेश में केजरीवाल जी का वही वजूद है हम्म, जो कर्नाटक में समाजवादी पार्टी का है, हम्म, असम में बहुजन समाज पार्टी का है। हम्म, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए दिल्ली के बड़े नेता हो सकते हैं केजरीवाल जी। हम्म, एनसीआर में भी केजरीवाल मतलब जीरो है। हम्म, तो केजरीवाल को उत्तर प्रदेश की जनता कहीं गिनती नहीं है हम्म, और न ही किसी जगह उनके 2-4% वोट्स हैं। हम्म, हाँ, एक राजनीतिक पार्टी है, वो हम्म, चुनाव में अपनी हिस्सेदारी करना चाहती है, अपना समर्थन चाहती है, अपना नाम चाहती है, हम्म, वो गठबंधन में शामिल हो सकती है। हम्म, केजरीवाल का कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में न था, हम्म, न है और न होना है। हम्म। मगर ये क्यों ऐसा हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ इतना साल राज करने के बाद भी एक एंटी इनकम्बेंसी वाला फेज नहीं आ पा रहा? आप कह रहे हैं कि योगी वर्सेस ऑल ही सारी की सारी चीजें होनी और कुछ नहीं होना वहां पे। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि अब वो दौर नहीं है जब लोग जातिगत राजनीति करते हैं। हम्म, वो अब दौर नहीं है जब किसी चेहरे को नहीं, पार्टी को लोग वोट करते हैं। हम्म, अब सबको समझ में आ गया है हम्म, कि राजनीति का जो केंद्रीकरण है वो हम्म, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर है। हम्म, अगर राजनेता अच्छा है, हमारा हम्म, नेतृत्व अच्छा है, हमारा हम्म, कार्यशैली अच्छी है हम्म, और हमारा राजा अच्छा है, हम्म, तो प्रजा अपने आप सुखी है हम्म, और उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो पूरी तरह से सुखी है। हम्म, क्योंकि न तो हमारे मुख्यमंत्री को 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद हम्म, न तो किसी प्रकार का कोई एलिगेशंस है, हम्म, न उन्होंने कभी हम्म, अपराध को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के हम्म, कभी उन्होंने कंप्रोमाइज किया है। हम्म, और अगर वो कंप्रोमाइज करते तो शायद आज सबके चहेते बने होते। हम्म। उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरीके से वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, लगातार चुनाव में देखते हैं आलोचना का एक स्तर होता है, नेता जिस तरीके से करता है। बट इनका बाबा, जिस बुलडोजर वाले बाबा, और अब नया एक शब्द फेंटा, ये जो स्टैंड लेके चल रहे हैं अखिलेश यादव, इसका क्या लगता है फायदा होता हुआ नजर आएगा धरातल पे, या बहुत बड़ा नुकसान होगा? देखिए, हाँ। कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले को अपमानित करने के लिए हम्म, कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम्म, मोदी को मौत का सौदागर बताया गया, हम्म, चोर बताया गया, हम्म, चाय के स्टॉल खोलने के लिए कहा गया, हम्म, कमजोर बताया गया, हम्म, पिछड़ा दलित बताया गया। हम्म। इसका फायदा मोदी को हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। आप क्या बोलते हैं उसको सामने वाला कैसे समझ रहा है आपकी बात को?
रही बात आदित्यनाथ जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग, तो आदित्यनाथ जी बाबा हैं, उसमें कोई दुराय नहीं है। संत हैं, संत के चोले में रहते हैं और हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, विश्व के भी कई राष्ट्रों का जब भ्रमण करते हैं तो अपने चोले को उन्होंने नहीं बदला। तो वो संत हैं और संत को हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हिंदू सनातनी लोग जो हैं वो बाबा ही कहते हैं। तो आदित्यनाथ जी बाबा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं और अपने आप को बाबा सुनने से भी परहेज नहीं। अब आती है बात बुलडोजर वाले की बात। तो बुलडोजर तो ब्रांड योगी है भाई। बुलडोजर के नाम पे तो मध्य प्रदेश में सरकारें बदलती हैं, बुलडोजर के नाम पे बांग्लादेश में सरकारें बदलने लगी, बुलडोजर को लेकर के नेपाल में सरकार बदल गई भाई। तो बुलडोजर तो आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए, पूरे विश्व का एक ब्रांड बनता जा रहा है। खास करके एशिया के कई राष्ट्रों में योगी मॉडल के बुलडोजर को अपनाया जाने लगा। आप नेपाल को देख लीजिए, वहां बुलडोजर मॉडल अपनाया गया। तो आदित्यनाथ जी को अगर बुलडोजर वाला कहा जाए तो ठीक है, लेकिन एक दो शब्द कभी कभी ऐसे आते हैं, चरसी कह देना, गांजा पी के रह देना, तो ये शब्द जो शब्दावलियां हैं, जो व्यक्ति आदित्यनाथ जी को पसंद करता है उसे अच्छा नहीं लगता, जो नहीं भी पसंद करता है उसे भी अच्छा नहीं लगता। तो आने वाले समय में ये शब्द उनके लिए गले की फांस बन जाएगी, ठीक उसी प्रकार से जैसे पवन खेड़ा का पेड़ा बना असम में। बाकी कुछ नहीं होना है। आप पवन खेड़ा का क्या था, आप देखिए, थोड़ा सा हम आपके विषय को बदलेंगे। पवन खेड़ा का क्या था, आप पवन खेड़ा की राजनीति उठा के देख लीजिए। पवन खेड़ा कौन है? पवन खेड़ा शीला दीक्षित के कार्यालय में एक असिस्टेंट के रूप में काम किया करते थे। फिर उनको मंच पे थोड़ा सा बोलने का मौका मिला, उनके पास बोलने के लिए, पब्लिक में जाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने सोचा कि मैं मीडिया में कैसे बना रहूं, तुम मोदी को गाली दे दो, सबसे आसान है मीडिया में बने रहने के लिए, किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को गाली दे दो, आप ट्रंप को पागल कह दीजिए, आप मीडिया में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने हथकंडा अपनाया। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि तुम मुझे पत्थर मारते रहो, मैं पत्थरों को सजा करके घर बना लूंगा। लेकिन वहीं उन्होंने पॉलिसी इख्तियार की असम चुनाव में, बैठ करके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके बाद नहीं मन भरा तो गुवाहाटी चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। और वहां पे जो है पवन भाई, योगी आदित्यनाथ जी में और हिमंता बिस्वा शर्मा में यही अंतर है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा से ज्यादा फायर जो है आदित्यनाथ जी में भरा हुआ है। तो जब ये अपने गोले छोड़ेंगे तो कोई टिक नहीं पाएगा। चुनाव अभी दूर है, नजदीक आने दीजिए, और ज्यादा ये लोग अपशब्द बोलेंगे और उन अपशब्दों से जो है जनता मूड जो है और चेंज करेगी। और जो लोग अपने आप को विकास और विश्वास पे भरोसा करके आदित्यनाथ जी को पसंद करते हैं, वो इनके अपशब्दों का परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। मगर ये जो बुलडोजर वाला जो आप मॉडल कर रहे हैं, इसका भी लगातार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पूर्ण तरीके से विरोध करते हुए नजर आते हैं। और वो तो कहते हैं कि प्रदेश में भय का माहौल है, कि कब किसके घर बुलडोजर चल जाए, कब किसका एनकाउंटर हो जाए। दोनों मॉडल का विरोध करते हैं, कहते हैं न्यायालय क्या कर रहा है, यही सब हो रहा है। आप तो देखिए, हाँ। भय का माहौल किसके अंदर होता है? सदैव अपराधियों के अंदर। जी। लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा होगा तो अपराधी भयमुक्त होगा। आप अगर पुलिस 4 आती है और जब पुलिस को देख करके एक सज्जन आदमी घबरा जाए कि पुलिस आ गई, तो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर पुलिस आ जाए और एक सज्जन व्यक्ति ये कहे कि अब मैं सुरक्षित हूँ, पुलिस आ गई है। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा ही होता था कि अगर गांव में पुलिस की गाड़ी आ गई तो शरीफ लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे कि पता नहीं पुलिस आ गई है। लेकिन अब 17 के बाद उत्तर प्रदेश में जब पुलिस का बुलडोजर चला, पुलिस का जब हंटर चला, तो अपराधियों में भय का माहौल। तो अगर अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि भय का माहौल है, तो 100% भय का माहौल है। लेकिन किसके अंदर है? उनके पूर्व विधायकों के, उनके माननीयों के, उनके द्वारा पाले हुए चमचों के, उनके द्वारा संरक्षित अपराधियों के, उन्हीं के अंदर तो भय का माहौल है। बाकी तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकार हैं, आप अच्छे पत्रकार हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी गली में किसी का भी इंटरव्यू ले लीजिए, रात को 12 बजे 1 बजे लड़कियां नाइट शिफ्ट करके नोएडा में निकल रही हैं। बता दीजिए कहाँ पे भय का माहौल है? क्या 17 से पहले भी किसी ने देखा था? वो लॉ एंड ऑर्डर था। उस समय लॉ एंड ऑर्डर ये था कि अगर पुलिस आती थी तो शरीफ आदमी डरने लगता था और अपराधी कॉलर चौड़ा करके बगल में खड़ा करा के फोटो खिंचवाता था। हम लोगों ने, आप सब लोगों ने देखा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर देखा है। अब तो अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं, उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। अतीक अहमद के लॉ एंड ऑर्डर देखा है, पूरे थाने को बंधक बना करके पीटा उसने, ठीक है। तो वो लॉ एंड ऑर्डर था। और एक लॉ एंड ऑर्डर ये है जब शरीफ आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा और अपराधी अपने अंदर भय महसूस करने लगे। तो अपराधियों को जो संरक्षित करते हैं वो भी यही बात करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट तो उनके लोग उनको देते हैं। तो जो उनके अपराधी प्रवृत्ति के कार्यकर्ता या सहयोगी हैं, वो उनको बताते हैं कि हमारे अंदर भय है। तो भय तो सदैव पुलिस से अपराधियों को ही होता है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को होता है और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकारों के प्रति होता है।
मगर ये जो विजन वाला जो मॉडल लेके चल रहे हैं कि अखिलेश यादव बार बार ये बताने का भी, जब से गंगा एक्सप्रेसवे बना तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही सोच लिए थे, ये तो हमारा प्लान था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, उसको कहा कि ये तो हमारा प्लान था। जेवर एयरपोर्ट बना तो वो कह रहे हैं हमारा प्लान था। वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत दूर तक की सोच के हमने रखा था, योगी आदित्यनाथ तो हमारी सोच को अप्लाई कर रहे हैं। अगर उनके लोग, उनके समर्थक कहते हैं अगर अखिलेश जी आ गए तो विजनरी लीडर है। ये बहुत पहले हम लोग एक कविता पढ़ते थे हाँ, कि यदि मैं होता किन्नर नरेश तो सोने का सिंहासन होता। हाँ, ठीक वही स्थिति है कि जो अच्छे कार्य धरातल पर होते चले जा रहे हैं। हाँ। अरे यार, हमने भी ऐसा ही सोचा था। अरे भाई, सोचा था तो किसने मना किया? तुम्हें मना किया या पिताजी को मना किया गया था? किसने कभी मना किया क्या? जब सोचा तो किया क्यों नहीं? और अगर किया तो फिर आज बताने में क्या दिक्कत है? कुछ ऐसा नहीं है। जो कार्य हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे तो एक हर्ट लाइन बन जाएगी, आप ध्यान रखिएगा। अभी एक्सप्रेसवे नया है, उसका यूटिलाइजेशन कम है, अभी कम ऑपरेशनल है, लेकिन आप वेट करिएगा, ये 13-14 जिलों के लिए विकास की एक रफ्तार बन जाएगी। आप गंगा एक्सप्रेसवे का स्ट्रक्चर देखिए, वो कहाँ से गुजर रही है। वो उन जिलों से गुजर रही है जो जिले बहुत पिछड़े आज भी हैं। हरदोई को आप क्या समझते हैं? अभी भी पटल पे कहीं स्थापित नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता लगातार हरदोई से प्रतिनिधित्व करते रहे। अब वो शायद इस दुनिया में नहीं है, उनका जिक्र नहीं करना है, लेकिन उन जिलों को अछूता कर दिया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस में पूर्वांचल के जिलों को अछूता कर दिया गया। अगर आप ये कर लिए होते तो शायद न तो योगी जी की जरूरत पड़ती, न विकास की जरूरत पड़ती, और न कहने की जरूरत पड़ती। तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, हो सकता है रात में सपने आए। वो तो ये भी सोच रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, सौहार्दपूर्ण होना। अब एक बात बताइए, दुनिया का सबसे विवादित मसला कोर्ट द्वारा हल होता है, और एक भी दंगा, एक भी नारा, एक भी ईंट, एक भी पत्थर आप बता दीजिए राम मंदिर बनकर तैयार हो गया? कहीं चला? अब उससे ज्यादा सौहार्दपूर्ण माहौल क्या हो सकता है, जब बिना किसी विवाद के मंदिर बन गया? पक्षकार तक चले गए उसके आमंत्रण में, लेकिन इन्हें वहां तक पहुंचने में समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि वही पीडीए जिसकी वो वकालत कर रहे हैं, वास्तव में वो पीडीए नहीं है, वो एमवाई का ही दूसरा रूप है, जिसे मुखौटा डाल दिया गया है, और अन्य छोटे छोटे जो जातियां हैं उनको गुमराह करने का एक प्रयास किया गया है। पीडीए कहीं नहीं है, वो एमवाई ही है, और दलित उसमें न कभी था न कभी है। और दलितों का संरक्षण कितना बड़ा था, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि दलितों के सबसे बड़े नेता, दलितों की सबसे बड़ी मसीहा, दलितों की सबसे बड़ी शुभचिंतक की हत्या, बलात्कार और अन्य सारी चीजों करने की तैयारी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ। उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो दलितों के संरक्षण ये कभी थे नहीं, दलितों के मसीहा कभी थे नहीं, दलितों से इनसे कोई लेना देना नहीं है, और पीडीए ओडीए कुछ नहीं है, एमवाई है, उसके लिए नया मुखौटा इन्होंने दे दिया। इनके समर्थक कहते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों विदेश की पृष्ठभूमि से पढ़ कर आए हैं, एक विजन लेकर चलते हैं। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, जो नया उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है, वो इन्हीं के पास है और वही दे सकते हैं उत्तर प्रदेश का। देखिए, हाँ, अगर अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी विदेश से पढ़ के आए हैं, हाँ, तो हमारी संस्कृति को फॉलो नहीं कर सकते, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि उनके अंदर पाश्चात्य सभ्यता है। राहुल गांधी की तो दिखती भी है। रही बात अखिलेश यादव जी कहाँ से पढ़ के आए हैं, उनकी डिग्री सार्वजनिक नहीं है। आप अगर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग में दिए उनके हलफनामा को चेक करेंगे, उसमें ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अमर सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बयान आप गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएंगे। जब उन्होंने कहा कि वो कितना बड़ा इंजीनियर है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जाता था हर सेमेस्टर में। तो ये सारी चीजें विवाद के विषय हैं, इन पे कहने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान और देश की धरातल को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो यहाँ के अन्न को खा करके और यहाँ के जल को पी करके यहाँ की धूप और यहाँ की हवा में पले बढ़े हैं। यानी जो मट्टी से जुड़े लोग हैं वही यहाँ की सुगंध को पहचान सकते हैं। बाकी विदेश से पढ़ के आने से विकास नहीं हो सकता है। अगर विदेश से पढ़ के आने को तो बुला लीजिए, ट्रम्प को यहाँ बना दीजिए राष्ट्रपति, चला के दिखाएं, ऐसा नहीं है। बाकी ये लोग कहाँ से पढ़ के आए हैं, पढ़ाई का सही इस्तेमाल होना चाहिए, और पढ़ाई का सही इस्तेमाल इन दोनों लोगों का देखा जा रहा है, लगातार कई सालों से देखा जा रहा है। अब तो एक छोटा सा गणना हमने देखा कि शायद राहुल गांधी जी की सेंचुरी होने जा रही है चुनाव हारने की है। तो ये ऐसा नहीं है, आप कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं उसे, अगर आप इंजीनियरिंग करके आए हैं विदेश से, तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर बनकर देश के लिए अच्छे ब्रिज बनाना था। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ के विदेश से आए हैं तो देश के लिए बड़ी ऊंची इमारतें बनानी थी, बुर्ज खलीफा बनाना था इंडिया में, किसी ने मना किया था, एक ब्रांड देना था। लेकिन आप इंजीनियरिंग पढ़ के आए और आपको पॉलिटिक्स करनी है, तो आपको यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में एमए करना चाहिए था, यहाँ की समस्या को समझना चाहिए था, आपको सोशोलॉजी पढ़ना चाहिए था, सोशल को समझना चाहिए था, आपको लोगों के बीच में होना चाहिए था। इंजीनियरिंग का पॉलिटिक्स के क्या संबंध है?
सोशल इंजीनियरिंग अलग चीज है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग चीज है। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर करके आए और अच्छे इंजीनियर हैं, तो आपको ब्रिज बनाना चाहिए था, बुर्ज खलीफा बनाना तो चाहिए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया या उन्होंने पूंजी लगाया? उस आगरा एक्सप्रेसवे में इंजीनियर थे क्या वो? हाँ। वो मुख्यमंत्री थे। हम्म, उनके कार्यकाल में एक्सप्रेसवे पास हुआ, हम्म, उस पे कोई इंजीनियर थे। हम्म, अगर वो अपने इंजीनियरिंग में उनकी ड्राइंग पे बना हो तो बताइए आप हमें। हम्म, उनकी ड्राइंग पे पॉलिटिक्स बनाई जाती है हम्म। और वो पॉलिटिकल मगर भी डॉक्टर है। साहब, आपने कहा बाहरी बाहरी वाला मुद्दा, कई बार समाजवादी पार्टी के लोग इनडायरेक्टली तौर पर कह देते हैं कि योगी आदित्यनाथ कौन से उत्तराखंड से आके मुख्यमंत्री बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म उत्तराखंड में हुआ और जो लोग ये आके कहते हैं आज ये बात, या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है या तो उनको बिल्कुल नासमझी है। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था तभी योगी आदित्यनाथ जी का उत्तराखंड में जन्म हुआ था। और जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था उसी समय वो गोरखपुर शिफ्ट हो गए थे। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था वो गोरखपुर से सांसद थे। बाद में जब विभाजन हुआ उस समय वो गोरखपुर के पूर्ण रूप से नागरिक हो चुके थे, गोरखनाथ पीठ के मठाधीश हो चुके थे, तो वो गोरखपुर के निवासी हो चुके थे। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी एक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक है। हाँ, डिवाइड कर दिया गया है, विकास के दृष्टिकोण से दो राज्य अलग बना दिए गए हैं। और योगी आदित्यनाथ जी का जन्म जो है उस समय के उत्तर प्रदेश में हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी पहली बार जब सांसद बने तो उत्तर प्रदेश से बने और आज मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये नासमझी की बात है कि वो बाहर से डिपोर्ट होके आए हैं। आखिरी निष्कर्ष क्या लगता है, इन सब चीजों का परिणाम उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? इन सभी चीजों का परिणाम उत्तर प्रदेश में ये होने जा रहा है हाँ। कि एक ऐसी हवा जो आदित्यनाथ जी के यहाँ से चलेगी, जो पूरे उत्तर प्रदेश को भगवामय करते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार की हैट्रिक बनाएगी। और हवा इतनी तेज है कि योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ से उठा करके दिल्ली तक ले आएगी और इसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये सुनामी बन जाएगी, आप देखते रहिएगा। और 27 के बाद जो चुनाव 27 के बाद 29 में होगा, तो अगर हम और आप दोनों रहे फिर इंटरव्यू में मुलाकात होगी या चैनल पे मुलाकात होगी या सोशल मीडिया पे मुलाकात होगी, इस पे चर्चा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी की जो हवा है वो तूफान और तूफान के बाद सुनामी में परिवर्तित होने जा रही है। 27 में लखनऊ भगवामय होगा, तीसरी बार हैट्रिक लगेगी।